नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। बारिश के बाद पानी पानी मुंबई में रेडियो जॉकी मलिष्का का मल्हार बीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। रेडियो जॉकी पर दो पार्षदों ने 500 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि उनको ही नोटिस दिया है। बीएमसी थ्रू आउट ईयर पूरे 12 महीने मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है उनके प्रिवेंशन के लिए काम करती है। ये बरस 1 जनवरी से लेके अभी तक करीबन 8,744 नोटिसेस दी गई है। वैसे तो मौसम के मौजूदा मानसून सत्र में भी मुंबई की सड़कों की तस्वीर बदली नहीं है, लेकिन बीएमसी को लगता है कि मलिष्का ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। मलिष्का के खिलाफ मोर्चाबंदी का अगला कदम देखिए। बीएमसी की तरफ से भेजे गए नोटिस के मुताबिक एक दिन पहले ही मलिष्का के घर की चेकिंग हुई, जिसमें पाया गया कि घर के बाहर और अंदर गमलों में डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। बीएमसी की मासूमियत देखिए। उनका दावा है कि ये जांच रूटीन के तहत की गई और उन्हें ये मालूम भी नहीं था कि घर मलिष्का का है। बीएमसी को जो भी आईना दिखाता है उसे एक नोटिस जरूर मिल जाती है। कपिल शर्मा के बाद यही हाल अब मलिष्का का भी हुआ है। आरजे मलिष्का को एक नोटिस भेज दी गई है कि उनके घर पर डेंगू के ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी कि यहाँ डेंगू उनके घर पे पैदा हो रहे हैं, ऐसी एक नोटिस भेज दी गई है। ये भी संयोगी है कि कल ही शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि लोग हर मुश्किल के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। गीत को कपोल कल्पना करार दिया है। उनकी माने तो मुंबई की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है। वहीं बीएमसी के पेस्टिसाइड विभाग के हेड के मुताबिक मलिष्का के घर पर डेंगू लार्वा को लेकर की गई कार्रवाई रूटीन है। थ्रू आउट ईयर पूरे 12 महीने मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है उनके प्रिवेंशन के लिए काम करती है। ये बरस 1 जनवरी से लेके अभी तक करीबन 8,744 नोटिसेस दी गई है। उनमें से 432 लोगों को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा दाखिल किया है और अभी तक 20,04,600 का दंड भी वसूल किया है। लिली मेंडोसा को नोटिस दिया गया है। दैट वाज अ रूटीन वर्क और हमारा जो लोकल ऑफिसर है उसको ये कुछ भी मालूम नहीं था कि उधर कौन रहता है, क्या रहता है। मलिष्काच्या एका गाण्याने मुंबईची बदनामी होईल असं मला वाटत नाही। ती तिची कवी कल्पना आहे, वास्तव चित्र वेगळं आहे। कवी कल्पना करणं वेगळं, जे न देखे रवी ते देखे कवी, अशा प्रकारची काव्य तुम्हाला माहीत असेल। त्या दृष्टिकोनातून तिच्या कल्पनाशक्तीने तिने गाण्यामध्ये काहीतरी बदल करून काय एखादं गाणं गायलं असेल, त्यामुळे मुंबई महापालिकेची बदनामी होईल असं मला वाटत नाही। मुंबई महापालिका अत्यंत सक्षमपणाने, प्रभावीपणाने शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे नगरसेवक काम करतोय। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के एक बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। मनोहर पर्रिकर ने सदन को विपक्ष के सवालों और चिंताओं का जवाब देते हुए कहा था कि गोवा में बीफ की स्वस्थ खेप की आयात को सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी से जुड़े संगठनों के गोरक्षकों ने बीफ के नाम पर देश भर में तांडव मचा रखा है। कभी इस्माइल तो कभी पहलू खान पर गोरक्षकों का कहर टूटता है। कानून का सम्मान करने की पीएम की अपील धरी की धरी रह जाती है और गोरक्षक बीच सड़क पर कानून की चिंदियां उड़ा रहा है। बहरहाल गोवा में बीफ वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा। नवी मुंबई में 2 फर्जी पत्रकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके गैंग के 3 लोग अभी फरार हैं। ये लोग एक मीट व्यापारी से बीफ के नाम पर उगाही की कोशिश कर रहे थे। होशियार व्यापारी ने ही पुलिस को फोन कर इन लोगों की पोल पट्टी खोल दी। पत्रकार बनकर उगाही करने वाले ये दोनों लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके 3 साथी फरार हैं। आरोपी किशोर पाटिल और गुलाब गुप्ता का गैंग इस गाड़ी में घूमता था। गैंग के सदस्य अपने आप को पुलिस टाइम्स नाम के अखबार में रिपोर्टर बताते थे। मंगलवार रात गैंग ने एक ऑटो को रोककर धमकाया कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है, उसके पास बीफ है। इस मामले में जो टेम्पो का ड्राइवर था वो शातिर निकला। उसने बहुत ही बहादुरी से पहले तो पुलिस को बुलाया और उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर्स को बुला के वो पूरे कंसाइनमेंट की जांच की और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आया कि वो जो मांस लेके जा रहा था वो गाय का नहीं, बफेलो का मांस था, जो कानूनन जायज़ है, उसे आप कैरी कर सकते हो और महाराष्ट्र में लीगल है। ऑटो ड्राइवर परवेज कुरैशी ने अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया जिसमें लिखा था कि वो बफेलो मीट लेकर जा रहा है, पर उगाही की आस लगाए बैठा गैंग कहां मानने वाला था। होशियार ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर दिया। जांच में साफ हो गया कि ऑटो में बीफ नहीं बफेलो मीट था। उससे डायरेक्ट रोक कर पूछा गया कि इसमें क्या है। मैंने उनसे कहा कि इसमें बफेलो मीट है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें गौ मांस है। मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट बताए। उन्होंने कहा हम पुलिस की गाड़ी बुला रहे हैं। 1 घंटे तक उन्होंने ऐसा ही टाइम पास करते रहे। 1 घंटे के बाद में
जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम नहीं बुला रहे हो तो मैं बुला लेता हूँ पुलिस की गाड़ी, नहीं तो चलो पुलिस होगी। इन लोगों ने पुलिस को बताए बिना, कोई अन्य एजेंसी को इन्फॉर्म किए बिना खुद गैर कानूनी ढंग से 5 लोग इकट्ठा हुए और एक टेम्पो को रुका के उसको पुलिस थाने में लेके आए, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बर्फ पिघलने से परवेज कुरैशी का 50 किलो मीट बर्बाद हो गया। गैंग के 3 फरार सदस्यों में से 2 महिलाएं हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई से नीलेश पाटिल और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास स्थित 400 रिहायशी बिल्डिंगों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 70 इमारतों को ऊंचाई कम करने के लिए कहा गया है, जिनमें कई 50 साल से ज्यादा पुरानी है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस 2 मंजिली इमारत से डर लग रहा है। इसकी नींव कमजोर दिख रही है, जो एयरपोर्ट के लिए घातक साबित हो सकता है। शांतिवन नाम की ये बिल्डिंग 1967 में बनी है। उस वक्त इसके निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इजाजत दी थी, लेकिन आज इस बिल्डिंग की ऊंचाई से डीजीसीए परेशान है। डीजीसीए ने शांतिवन समेत 70 बिल्डिंग्स को डेमोलिशन नोटिस भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर इन इमारतों की ऊंचाई कम नहीं की गई तो उन्हें इन पर सरकारी हथौड़ा चलाना पड़ेगा। अभी जो किया है वो वन साइडेड है, हमें कुछ पता नहीं है किधर से हाइट लिया है, कहाँ तक लिया है, कितना था, कितना होना चाहिए। We as a layman we don't know anything. So who is going to tell us about that? So government should appoint an authority which will, measure all these things, and then accordingly things have to be taken care of. If it is really dangerous. मुंबई एयरपोर्ट के पास विलेपार्ले, सांता क्रूज, चेंबूर, कुर्ला और घाटकोपर इलाके में करीब 450 इमारतें डीजीसीए की जांच के घेरे में हैं। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि ऊंचाई पर बने मंदिर, मस्जिद, पानी की टंकियां, टेलीकॉम टावर भी डीजीसीए के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि ये सभी इमारत विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। 1994 के एयरपोर्ट सेफ्टी नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट के पास मौजूद इमारतों की ऊंचाई करीब 19.25 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन डीजीसीए ने हाल ही में किए सर्वे में पाया कि करीब 200 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर ऊंचाई बढ़ा रखी है, जिनमें से कई ने इजाजत भी नहीं ली है। इस वजह से सिर्फ 70 बिल्डिंग्स को नोटिस भेजा गया है। हमारा बिल्डिंग 1962 से बना हुआ है और इतने साल बाद में आप हमको नोटिस दे रहे हैं। और अगर आप देखोगे हमारे सोसाइटी का, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से ही बनाया गया है और हमने आज तक इसमें 1 इंच भी एक्स्ट्रा कुछ बांधकाम नहीं किया हुआ है। इस मामले में कई पेच है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों ने बिल्डरों को एनओसी दी है, जिनमें आम लोगों का दोष नहीं है। आम आदमी को कोई गलती नहीं है और एयरक्राफ्ट एक्ट के हिसाब से वो लोगों ने कॉम्पनसेशन ले सकता है, मांगना है। इलीगल गलती से दिया हुआ एनओसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानबूझ के ही दिया है, क्योंकि उसका रूल्स आसान से सभी को समझ पे आता है, फिर भी रूल्स वायलेट करके एनओसीज दे चुका है। फिलहाल इन इमारतों में रहने वालों को अपनी परेशानी का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। इंसान में अगर कुछ करने की चाह हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें आंखों की रोशनी ना होना आड़े नहीं आए, इसके लिए मुंबई की एक एनजीओ कर रही है नेत्रहीन बच्चों की मदद। अभी मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ये है 26 साल के विशाल कटारिया। विशाल बचपन से ही देख नहीं सकते, लेकिन अपनी आवाज को ही पहचान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जहां वो एक तरफ बॉलीवुड में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस दौरान वो किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहते। नौकरी लेकिन सिर्फ बीए की डिग्री से तो मिलेगी नहीं, इसलिए वो मरोल के इस इलाके में कंप्यूटर चलाना और इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी में कैसे बोला जाए ये सीख रहे हैं। कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज था, पर यहाँ पे आने के बाद मैं उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और वो डेवलप हो सकेगा और ज़्यादा मिलेगा मुझे।
विशाल के जैसे ही यहाँ तकरीबन 15 लोग हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर सिखाने वाले टीचर एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो छात्रों को बोलकर बताता है कि जो वो टाइप कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये पूरा कोर्स 4 महीने का होता है। इसमें हम सिखाते हैं उनको टॉकिंग टाइपर, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। जी, बैंक रिक्रूटमेंट अगर उन्हें मिला तो बैंक्स में भी जॉब मिलता है। अगर वो अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेट करे तो उन्हें बैंक में जॉब मिल जाती है। यहाँ के छात्रों को ये सब सीखने के बाद बीपीओ और बैंकों में नौकरी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये संस्थान इन बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेता। दरअसल एक निजी बैंक की मदद से जून में ही खुला है ये सेंटर, जिसे चलाते हैं सुहास कर्णिक। दृष्टिबाधित तथा अन्य दिव्यांगजनों को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। हम ऐसे भी बच्चों को इसमें शामिल करना चाहते हैं कि जिसे जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो, भले वो दिव्यांगजन न हो, सबलवान हो, फिर भी उन्हें हम इस हमारे सेंटर में उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं। तो वो ज़रूर आए, इस जो फैसिलिटी है उसका लाभ लें। सुहास खुद भी दृष्टिहीन होने के बावजूद कई दशकों तक मुंबई के एक बैंक में काम कर चुके हैं। वो सीनियर मैनेजर बनकर बैंक से रिटायर हुए तो अपने लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने ये संस्थान से जुड़ने की सोची। इस संस्थान में कंप्यूटर के साथ साथ बच्चों के हुनर पर भी ध्यान दिया जाता है और यहाँ सीखने आ रहे छात्रों के लिए दोपहर के खाने का भी इंतजाम है। आज तक ब्यूरो।